National Herald. National Herald. National Herald. National Herald. National Herald. National Herald. नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को राहत मिल गई है, क्योंकि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने इस मामले में सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। The Delhi court today refused to take cognizance of the controversial Enforcement Directorate charge sheet against Rahul Gandhi and his mother Sonia Gandhi, among others, in the National Herald case. जिसके बाद कांग्रेस पार्टी इसे एक जश्न की तरह मना रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी बेकसूर हैं? क्या नेशनल हेराल्ड का मुकदमा जो सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाया था वो झूठा था? नेशनल हेराल्ड का जो विषय है, इन्होंने चोरी की और दोनों माँ और बेटा दोनों उसमें से कमाई ले रहे थे। उसमें इन्होंने धांधली की, उसमें आपने फ्रॉड करके 420 करके आपने अपना बना लिया। अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी बेकसूर हैं या नहीं, ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 1938, जब पंडित गोविंद बल्लभ पंत, जवाहरलाल नेहरू और ऐसे ही 5000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने मिलकर एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा जाता है एजेएल, यानी कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड। इस कंपनी ने 3 समाचार पत्रों को प्रकाशित करना शुरू किया। नेशनल हेराल्ड जो अंग्रेजी में था, कौमी आवाज उर्दू में और नवजीवन जो कि हिंदी में प्रकाशित किया जाता था। ये तीनों अखबार कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाते थे, लेकिन ये नेहरू की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं थी, बल्कि इसके 32,000 शेयर्स का मालिकाना हक हजारों स्वतंत्रता सेनानियों के पास था। वर्तमान में अगर नेशनल हेराल्ड की सभी चल अचल संपत्तियों का हिसाब लगाया जाए तो ये करीब 2000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी बन जाते हैं। अब 1938 से 2008 तक नेशनल हेराल्ड नाम का यह अखबार छपा करता था, लेकिन 2008 में यह अखबार घाटे में जाने लगा और इसकी पब्लिकेशन बंद कर दी गई। इसके बाद जब कोई रास्ता नहीं नजर आया तो कांग्रेस पार्टी फंड से एजेएल कंपनी को 90 करोड़ का इंटरेस्ट फ्री लोन दे देती है, जिसका मतलब था कि एजेएल को कांग्रेस पार्टी को इस लोन के बदले कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा, लेकिन 90 करोड़ का लोन बरकरार रहेगा। अब आता है साल 2010। 23 नवंबर 2010 को एक नई कंपनी बनाई जाती है जिसका नाम रखा जाता है यंग इंडियन, और इस कंपनी के शेयरों में से 76% शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास होते हैं और बाकी के 24% कांग्रेस नेताओं मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास होते हैं। दोस्तों, यहां पर गांधी परिवार एक ऐसी चाल चलता है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। दोस्तों, यंग इंडियन के बनने के ठीक 3 महीने बाद, यानी कि 26 फरवरी 2011 को एजेएल का पूरा लोन यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिया जाता है और एजेएल सहित पूरे नेशनल हेराल्ड अखबार पर यंग इंडियन का कब्जा हो जाता है, यानी कि वो अब राहुल गांधी की प्रॉपर्टी बन जाती है। इस बात की भनक जैसे ही जनता पार्टी के नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को लगती है, वो तुरंत सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में केस कर देते हैं और सुब्रमण्यम स्वामी आरोप लगाते हैं कि जिस एजेएल कंपनी को तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर बनाया था, सिर्फ नेशनल हेराल्ड अखबार को चलाने के लिए उसे कांग्रेस पार्टी ने अवैध तरीके से लोन दिया है और फिर उस पर कब्जा कर लिया, जबकि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269T के उल्लंघन के अनुसार कोई भी राजनीतिक दल किसी भी कंपनी को लोन नहीं दे सकता। और लोन देने के बाद एक नकली कंपनी जिसकी कीमत सिर्फ 50 लाख रुपए थी, हम यंग इंडियन की बात कर रहे हैं, उसे एजेएल का मालिकाना हक दे दिया गया और एजेएल की लगभग 2000 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा कर उसका फायदा राहुल गांधी और सोनिया गांधी उठा रहे हैं। आप सुनकर चौंक जाएंगे, लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार नेशनल हेराल्ड की कई इमारतों से करोड़ों रुपए दोस्तों किराया आता है, जो सीधा यंग इंडियन के मालिक यानी कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास ही जाता है।
इसके बाद 2014 में मजिस्ट्रेट अदालत सोनिया गांधी और राहुल गांधी को तलब करती है और यह माना जाता है कि इन दोनों ने फर्जी तरीके से धोखाधड़ी की है। और इसी साल यानी कि 2014 में आयकर विभाग और ईडी दोनों अलग अलग प्रारंभिक जांच शुरू कर देते हैं। 2015 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को निचली अदालत में पेश भी होना पड़ता है, लेकिन उन्हें जमानत मिल जाती है। अरे हम जानते हैं भाई, नेता लोग हैं, जमानत मिल ही जाएगी। 2016 में सुप्रीम कोर्ट सोनिया और राहुल को कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट तो दे देते हैं, लेकिन कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर देता है सुप्रीम कोर्ट। 2018 में ईडी आयकर विभाग द्वारा रखे गए सबूतों और सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत औपचारिक रूप से मामला दर्ज करती है 2018 में, याद रखिएगा। और 2022 में जांच जब और तेज होती है तो जून के महीने में राहुल गांधी को बुलाया जाता है और 5 दिनों में 50 घंटे से अधिक समय तक उनसे पूछताछ की जाती है, जबकि सोनिया गांधी को भी कई बार जुलाई में बुलाया जाता है और कई सत्रों में उनसे पूछताछ की जाती है। एजेएल और यंग इंडियन से जुड़े परिसरों की तलाशी भी ली जाती है, लेकिन इसी बीच जब ईडी अपनी छानबीन के बाद एक अंतिम स्तर पर पहुंचने वाली थी तो कोर्ट एक ऐसा अड़ंगा लगा देता है जिसे ईडी की सारी मेहनत को आप कह सकते हैं कि वो मिट्टी में मिल जाती है। तमाम छानबीन के बाद जब ईडी दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करती है तो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने इस मामले में सुनवाई करने से इनकार कर देते हैं। यानी कि इतना लंबा जो पूरा क्रियाक्रम चलता रहा, कोर्ट ने एक लाइन में उसे खत्म कर दिया। विशाल गोगने कहते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा की गई शिकायत एक निजी शिकायत थी जिसके आधार पर हम सुनवाई नहीं कर सकते। दोस्तों, कोर्ट का यह कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायतों पर सुनवाई किसी की निजी शिकायत पर नहीं हो सकती। इसके लिए सरकारी नियम यह कहता है कि सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस में एफआईआर होनी चाहिए, यानी कि एक सार्वजनिक शिकायत होनी चाहिए, जिसका मतलब यह हुआ कि गांधी परिवार को अभी तक नेशनल हेराल्ड मामले में कोई छूट नहीं मिली है। कोर्ट ने सिर्फ एक नियम बताकर उस पर सुनवाई करने से सिर्फ इनकार किया है। कोर्ट ने यह नहीं बोला कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी बेकसूर हैं। तो फिर कांग्रेस पार्टी जश्न किस बात का मना रही है? अब ये तो भैया वही जाने। हालांकि वर्तमान में इस मामले में दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों के खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज कर ली है, जिसके आधार पर अब ईडी के द्वारा एक नई चार्जशीट दायर की जाएगी और फिर कोर्ट में इस केस की दोबारा सुनवाई की जाएगी। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि 2018 से अब तक यानी कि करीब 6 साल पूरे होने जा रहे हैं। इन 6 सालों में क्या ईडी को इस नियम के बारे में कुछ नहीं पता था जो विशाल गोगने ने बताया कि व्यक्तिगत शिकायत के आधार पर जांच नहीं की जा सकती, सुनवाई नहीं की जा सकती? कहीं ना कहीं ये चीज एक शक पैदा करती है कि कहीं ये सब राजनीतिक पार्टियां न्यायपालिका के साथ मिलकर आम जनता को बेवकूफ तो नहीं बना रही। क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी ईडी की कार्रवाइयों के बारे में सुना है तो गिरफ्तारियां हुई हैं और जेल की सजा भी हुई है, लेकिन जब पार्टी के सबसे बड़े नेता की बारी आ रही है तो न्यायपालिका कहती है कि यह तो नियम के खिलाफ है। तो क्या ईडी को इस नियम के बारे में नहीं पता था? क्या राजनेताओं के खिलाफ दर्ज इन केसों में जानबूझकर देरी की जाती है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।